Hello everyone and welcome back to Redmi Nation. First of all, Happy Independence Day to all of you. और इसी चीज के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मेजरमेंट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो अभी वीडियोस आने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरा वीक तो लेक्चर्स चले थे, तो वीकेंड पे ही मुझे टाइम मिलेगा कि मैं कंटेंट बना पाऊँ, एडिट करूँ और वीडियो शूट करूँ। तो या वीकली एक वीडियो तो आएगा, लेकिन मोस्टली आई होप अगर असाइनमेंट्स और एग्जाम्स वगैरह का प्रेशर नहीं रहा कॉलेज से तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। तो आई विल सजेस्ट कि आप सब लोग ये वीडियो अच्छे से देख लो क्योंकि डिस्पाइट ऑफ आप किस फील्ड में जाने वाले हो आगे, मेजरमेंट्स, एरर्स, डायमेंशन एनालिसिस, लीस्ट काउंट, ये सारी चीजों का काम बहुत आता है आगे, है ना। इंजीनियरिंग में अगर बीएससी वगैरह कर रहे हो आप, उसमें भी। तो आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो पूरा देख लो अच्छे से, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको ये वीडियो। एंड और एक चीज, अगर चैनल पे नए होंगे या ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। वी आर एमिंग फॉर 500 सब्सक्राइबर्स टू रीच सून। या सो लेट्स स्टार्ट। तो डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा मैंने कि डायमेंशन एनालिसिस देखेंगे, एरर्स देखेंगे, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, है ना। क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है और चारों में से सवाल आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर कोई चीज है मेरे पास, ठीक है, अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने डिराइव की थी फिजिकल क्वांटिटीज कि हम इसको एक वर्ड हमारे वर्ल्ड में इसका परसेप्शन कैसा होना चाहिए, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कुछ नंबर से, जिसको और कुछ क्वांटिटी से, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड्स, है ना। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, तो उसको मैं लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स उसका यूनिट, है ना। मतलब समझ रहे हो ना आप। यूनिट अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरी इंडेक्स फिंगर एक यूनिट है, और अगर ये स्क्रीन 5 इंडेक्स फिंगर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका 5 इंडेक्स फिंगर्स। तो मेरा 5 जो हुआ वो हुआ मेरा मैग्नीट्यूड, और इंडेक्स फिंगर जो हुआ मेरा वो हुआ मेरा यूनिट, है ना। तो ऐसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक चीज होती है कि फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है ना, वो बदलने नहीं वाली है। तो अगर मैं कोई एक मैग्नीट्यूड लूं, कोई एक यूनिट लूं, तो वो इक्वल रहेगा किसी दूसरी मैग्नीट्यूड टाइम्स दूसरा यूनिट से, और इन दी एंड ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब n टाइम्स u का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आ सकती है, मतलब ये आगे भी डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। तो जनरली हमने 2 क्वांटिटीज डिफाइन की है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे लिखा है मैंने कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिक्वायर एनी हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू डिफाइन देम, है ना। मतलब उनको किसी और क्वांटिटी का यूज करके डिफाइन नहीं करना पड़ता है। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने बताया है कि मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये सारी चीजों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। जैसे कंसिडर करो मास है, तो मास को तुम और किसी सब क्वांटिटी से डिफाइन नहीं करते हो, मास मास ही होता है ना, तो इसीलिए उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। मतलब यहाँ पे मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो इनके प्रोडक्ट वगैरह करके, जैसे मास टाइम लेंथ कर दी, मास टाइम टाइम्स करंट कर दिया, ऐसे टाइप में अगर मैं चीजें करूंगा, तो ये इसके बाद जो क्वांटिटी बनेगी मेरी, वो होगी मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। अब एक और चीज नोट करने लायक यहाँ पे कि अब ये तो क्वांटिटीज होगी, है ना। अब यूनिट्स होते हैं ना, तो यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए सिस्टम्स होते हैं ना। जैसे होता है MKS, CGS और FPS, है ना। तो आप याद कर लेना कि अगर मेरा MKS में kg होता है तो CGS में ग्राम होता है, और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लिया, है ना। ये मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कंसीडर कर लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है Q, है ना। तो अगर इस क्वांटिटी को मैं
डिफाइन करता हूँ मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट्स, पावर्स के प्रोडक्ट में, m टू द पावर a इंटू l टू द पावर b इंटू t टू द पावर c डॉट 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 डॉट, ऐसे कोई क्वांटिटी है मेरी। तो तो इसमें जो ये पावर्स होती है ना, इनको हम कहते हैं डायमेंशंस। देखो यहाँ पे बोला है द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन, है ना। तो m क्या होता है? m होता है मेरा मास के लिए, l होता है मेरा लेंथ के लिए, और t होता है मेरा टाइम के लिए, है ना। तो यही होता है मतलब। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो फोर्स कंसिडर कर लो, है ना। फोर्स क्या होता है मेरा? फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, है ना। अब मास तो फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास वैसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अब मास हो गया। अब वेलोसिटी क्या होता है मेरा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन एक टाइम टाइम्स दूसरा टाइम। अब देखो, अब ये सारी चीजें ना फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में आ गई है। तो मास को मैं लिखूंगा m, डिस्टेंस को लिखूंगा l, और अपॉन टी स्क्वायर को लिखूंगा मैं टी टू पावर -2। तो फोर्स के डायमेंशन मेरे क्या आ गए? m l टी टू पावर -2, है ना। समझ गया? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि इसकी जो पावर्स है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इसका मतलब फोर्स का फोर्स जो है मेरा, उसका एक डायमेंशन मास में है, एक डायमेंशन लेंथ में है, और दो डायमेंशन टाइम में है ना। तो पावर का मतलब वही होता है कि उसके डायमेंशंस कितने हैं किस स्पेसिफिक फंडामेंटल क्वांटिटी में, है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अब एक और चीज नोट करने लायक कि अगर मुझे लेंथ बोला है, हाइट बोली है किसी चीज की, विड्थ बोली है, तो ये सारी चीजें सेम ही होती है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत कर जाना, है ना। इन सब का डायमेंशन l ही होने वाला है जो लेंथ का डायमेंशन होता है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, और अगर सवाल नहीं भी आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका आप यूज कर सकते हो सवाल का जवाब ढूंढने में, है ना। कि आपने सुना होगा बहुत बार कि डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम बहुत बार ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो देख लो, इसके तीन मेजर यूजेस होते हैं। सबसे पहला होता है कि कन्वर्ट यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम्स, है ना। तो ऐसा होता है ना कि एमकेएस सिस्टम में मुझे यूनिट दिया है तो उसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ऐसे टाइप में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कि हम करते कैसे, है ना। तो मैं कंसीडर करूंगा कि मेरे एक जो यूनिट है उसमें m1, l1 और t1 ये मेरे यूनिट्स है ना, फंडामेंटल यूनिट्स एक सिस्टम में कंसीडर कर लो, एमकेएस फॉर मतलब कंसीडर करने के लिए, है ना। और m2, l2 और t2 यूनिट से किसी दूसरे अननोन यूनिट में जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है ना। तो हमको पता होता है कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2, है ना। तो मुझे कन्वर्ट करना है u2 में, तो मैं u2 को लिखूंगा n1 अपॉन n2 इंटू u1, है ना। अब देखो, अब ये यूनिट्स है तो इनका डायमेंशन तो सेम ही रहता है ना फिजिकल क्वांटिटी का। तो u2 अगर रहा मेरा, तो u2 क्या रहेगा मेरा? m2 टू द पावर a, और यहाँ पे होगा l2 टू द पावर b और t2 टू द पावर c, और यहाँ पे आया n1 अपॉन n2, और यहाँ आया m1 टू द पावर a इंटू l1 टू द पावर b इंटू t1 टू द पावर c, है ना। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो यूनिट्स को कन्वर्ट करना है मतलब मुझे इन शॉर्ट n2 का कोएफिशिएंट निकालना है। n2 क्या वैल्यू होगी, मतलब वो एक कांस्टेंट होगा ना, तो वो निकालना है मुझे। तो मैं n2 को लिखूंगा n1 और इनको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये होगा मेरा m1 अपॉन m2 टू द पावर a इंटू l1 अपॉन l2 टू द पावर b इंटू t1 अपॉन t2 टू द पावर c, है ना। ये हुआ। तो इन दी एंड मुझे यही मिला, है ना। तो अब अगर मुझे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है मेरा फोर्स, है ना, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, मुझे ये निकालना है इन शॉर्ट। तो अगर वो करना है मुझे, तो मैं n2 ही लिखूंगा, n2 इज इक्वल टू
n1 में 1 आएगा हमेशा, है ना, क्योंकि n1 n2 ऐसे डिफाइन करते हैं हम। देखो यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में 1 ही होता है ना, 1 किलोग्राम 1 मीटर और 1 सेकंड, ये बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और सिमिलरली सीजीएस में भी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सीजीएस में 2 ग्राम पकड़ते हैं, है ना, जो सबसे बेसिक यूनिट होता है। तो n1 तो 1 ही आया। उसके बाद मैं लिखूंगा m1 अपॉन m2, मतलब kg अपॉन g टू द पावर 1 ही होगा। ये पावर्स ही होंगी, है ना, इनकी यहाँ पे डायमेंशन जो होंगे वो पावर्स होंगी इनकी। फिर यहाँ पे होगा L1 अपॉन L2 मीटर अपॉन सेंटीमीटर टू द पावर 1 और सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, और यहाँ पे ग्राम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बचा, सॉरी ग्राम तो कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। उसके बाद मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 हुआ, और यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकंड सेकंड सब कट गया। मतलब इन दी एंड क्या आया 10 टू द पावर 5। इसका मतलब मेरा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना। अब अगला चीज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यही होता है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है Q इज इक्वल टू a प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी ई, ऐसा कुछ, है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि इसका जो डायमेंशन होगा वही लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली सारी चीजों का डिमेंशन होना चाहिए। मतलब हम हमारा जो क्वांटिटी होता है वो डायमेंशनली एक्यूरेट होना चाहिए, है ना, वो बायस नहीं हो सकता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं आप देख लो, कि यहाँ पे बोला है मुझे फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, है ना, ये गैस कॉन्स्टेंट्स होते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन में, तो इनके डायमेंशन निकालने मुझे। तो यहाँ पे P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, R और T तो गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, लेकिन इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, है ना। तो देखो इनके डायमेंशन हमें निकालने हैं, तो हमको पता है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या है P प्लस A बाय V स्क्वायर, है ना। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होना चाहिए वही इस चीज का डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें ऐड कर रहे हैं चीज, है ना। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बोला कि डायमेंशन हमेशा कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर जो होगा वही मेरा डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर होगा। तो मेरा डायमेंशन ऑफ A होगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन मीटर क्यूब का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ मेरा न्यूटन मीटर की पावर 4। तो न्यूटन, अब इसके अब इसको डायमेंशन में लिख दो। तो न्यूटन का डायमेंशन हमको पता है, हमने अभी यहाँ पे निकाला था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 4, मतलब किलोग्राम मीटर की पावर 5 सेकंड इनवर्स, है ना। ये आ गया मेरा ए का डायमेंशन, और बी का भी सेम। तो बी का डायमेंशन तो क्या होगा v माइनस बी है, तो मेरा जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा। तो बी का डायमेंशन क्या होगा मेरा, बी का डायमेंशन होगा मतलब मीटर क्यूब होगा यूनिट। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, मास 0 और लेंथ क्यूब और टाइम 0। और यहाँ पे भी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मास 1 फिर आएगा लेंथ 5 और टाइम -1, है ना। तो ऐसे करते हैं हम इसको। अब तीसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से सवाल बहुत बार आता है ना, मतलब बहुत बार तो ऐसे होता है कि आप पेपर खोलोगे और सबसे पहला सवाल यही हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बोला है कि टाइम पीरियड जो है मेरा पेंडुलम का, कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल टी, उसको मैं अभी डिफाइन करता हूं एम, एल और जी के टर्म्स में, है ना। एम मतलब मास, एल मतलब इफेक्टिव लेंथ और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे टी को लिखना है एम एल जी के टर्म्स में। तो हमको पता है कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि टी जो है मेरा, उसको मैं लिखूंगा सम कांस्टेंट टाइम्स मास की पावर a, लेंथ की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c, है ना। ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो यहाँ पे डायमेंशन है t का, तो t का डायमेंशन क्या है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, वही इस साइड का डायमेंशन होना चाहिए। तो इस साइड लिखो मास क्या होगा मेरा m की पावर a, है ना, लेंथ क्या होगा मेरा l की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब l और t की पावर -2 पावर c, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं m टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर c, t टू द पावर -2c, मतलब ही m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर -2c, है ना। तो इन दी एंड मुझे क्या मिलेगा, इन दी एंड मुझे मिलेगा c इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि मैं ये कंपेयर करूंगा अभी, है ना। c -1/2, a 0 और b प्लस c इज इक्वल टू 0,
है ना। तो अब c तो है मेरा -1/2, तो b हुआ मेरा 1/2, है ना। अब सारे कांस्टेंट मिल गए ना मुझे, m की पावर 0, l की पावर b मतलब 1/2 और g की पावर -1/2। तो इन शॉर्ट मेरा t क्या हुआ, t हुआ मेरा k इज इक्वल टू l की पावर 1/2 मतलब √l/√g। और एक कांस्टेंट था मेरा, तो कांस्टेंट को हम निकालते हैं फिर एक्सपेरिमेंट से, तो ये होता है 2π√L/g, है ना। अब एक सवाल आएगा तो ट्राई करना कि आप सवाल को सॉल्व कर लो अच्छे से। ओके, तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। तो सवाल ऐसा टाइप आता है, तो इसमें कुछ नहीं पूछा है, इसमें बस पूछा है कि अगर कोई अनदर वर्ल्ड है जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट, इन चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ऐसी चीजें, है ना। तो उस वर्ल्ड में हम मास को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अभी हम हमारे वर्ल्ड में हर चीज को M, L, T ऐसी चीजों में डिफाइन करते हैं, तो वहां पे अगर फंडामेंटल क्वांटिटी C, G, H ये सारी है, तो हम इन चीज में, इनके रेफरेंस में बाकी चीजों को डिफाइन करेंगे ना। तो वही बोला है कि कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट मास के जो डायमेंशंस है मेरे, वो मैं कंसिडर करूंगा एक कांस्टेंट टाइम्स, फिर होगा C⁴ A, G⁴ B और H⁴C, है ना। डायमेंशंस मैंने मान लिए A B C है ना। C में डायमेंशन A है, G में B है, H में C है। तो अब इसको लिखो कि यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या होता है हमारे वर्ल्ड में, सॉरी ये क्या है, M क्या है, मास है, हाँ। तो मास का डायमेंशन होगा 1 और 0 और 0, है ना। और K कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब C क्या होता है हमारे वर्ल्ड में, C होता है मेरा L और T⁻A। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस, ये फॉर्मूला यूज करना है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/d²। आप ये यूज करोगे ना तो आपको G के डायमेंशंस आएंगे M−L³ T⁻⁻² टाइम्स B। और H का डायमेंशन निकालने के लिए आप यूज करना E=H न्यू, है ना। ये आपको मैं मतलब खुद के लिए बोल देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लेना है ना। और न्यू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी होता है T⁻⁻1, तो इसके डायमेंशन आएंगे mL² T⁻⁻1 C, है ना। तो अब बस कुछ नहीं, L⁴A T⁻⁻A M⁻⁻B T⁻3B L³ होगा यहाँ पे, L³ L⁻3B T⁻⁻2B और M⁻C L⁻2C T⁻⁻C, है ना। अब क्या करना है, बस पावर्स ऐड करनी है और कंपेयर करना है। तो 3 इक्वेशंस आएंगे और उसके बाद आपको इन दी एंड वैल्यूज मिलेगी। A की वैल्यू मिलेगी 1/2, B की वैल्यू मिलेगी B की वैल्यू -1/2 और C की वैल्यू वापस मिलेगी आपको 1/2, है ना। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो होगा C⁻1/2, G⁻−1/2 और H⁻1/2, है ना। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एरर्स, तो एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो एरर्स को हम समझते हैं कि ये सारी चीजें जो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर, ये होती क्या एग्जैक्टली। तो कंसिडर करो कि A1 A2 A3, है ना। तो एक मेरी क्वांटिटी है Q, इसको मैंने M टाइम्स मेजर किया, है ना। M टाइम्स, या कंसिडर कर लो N टाइम्स मेजर किया, है ना। N टाइम्स इसको मैंने मेजर किया अलग अलग बार। तो इसकी एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी मीन एरर क्या होगी, तो इसकी मीन एरर होती है AM। और मीन कैसे निकालते हैं हम, A1 + A2 + A3 + ... AN/N, है ना। ये हुई इसकी मीन एरर। अब मीन एरर ये हुई, तो इसकी एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। A1 की एब्सोल्यूट एरर होगी मीन -A1, A2 की एब्सोल्यूट एरर होगी मीन -A2, A3 की एब्सोल्यूट एरर होगी मीन -A3, है ना। तो यहाँ पे सिग्निफाई ये होता है कि मेरी जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है
और वो नेगेटिव भी हो सकती है ना। अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मेरी कुछ नहीं होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है मेरी डेल्टा ए बार, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ना मॉड लेते हैं सारी एब्सोल्यूट एरर्स का, है ना, और फिर उसका मीन निकालते हैं। तो इन दी एंड अगर मेरी कोई क्वांटिटी है क्यू, तो उसकी मेजरमेंट को मैं ऐसे लिखूंगा, उसकी मेजरमेंट में लिखूंगा ए एम, मतलब मीन एरर, मतलब सॉरी हाँ मीन मेजरमेंट प्लस माइनस डेल्टा ए बार, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी क्वांटिटी जो है वो ए एम माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर और ए एम प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, इनके बीच में ही लाई करेगी, है ना। ये हो गया। अब आते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर मेरी कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल एरर मेरी होती है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर, है ना, ए एम। तो ये होती है मेरी फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर को ही अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होती है मेरी परसेंटेज एरर, है ना। तो यही सारे एरर्स होते हैं। अब प्रोपगेशन ऑफ एरर्स देखते हैं ना। प्रोपगेशन ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कोई x बोला है मुझे, है ना, तो x को डिफाइन कर रहा हूं मैं a और b के टर्म्स में। ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है, मतलब दो अलग अलग क्या कहते हैं, कहेंगे हाँ क्वांटिटीज ही कहेंगे, अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उनका समेशन है मेरा x, ठीक है। तो अगर मुझे x की एरर निकालनी है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, तो वो होती है एरर इन a प्लस एरर इन b, है ना, और इसके आगे लगता है प्लस माइनस। सिमिलरली अगर a माइनस बी होगा, फिर भी होगा मेरा प्लस माइनस एरर इन a प्लस एरर इन b। ये एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे। और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे अगर प्रोडक्ट हुआ, तो प्रोडक्ट में भी हम करेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और सबसे एंड में होगा अगर मेरा ये रहा डिवीजन रहा, तो m डेल्टा a प्लस n डेल्टा b, है ना। मतलब इन दी एंड आपको एरर को ऐड ही करना है ना। एरर हमेशा बढ़ती है, एरर कम नहीं होती है कभी, तो हम हमेशा एरर को ऐड ही करते हैं, है ना। और एक चीज इसमें कि अगर ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ, सॉरी एब्सोल्यूट एरर हुआ, और वो भी मैक्सिमम हुआ, है ना। अब आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना है, तो बस इसी चीज को मैं x से डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय x, तो वो होती है मेरी परसेंटेज एरर, ठीक है ना। अब एक सवाल आएगा, आप ट्राई करना कि आप उसको सॉल्व कर लो। ओके, तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब भी सही से दे दिया होगा। तो सवाल था कि डेंसिटी, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन किया है पाई आर स्क्वायर आर बाय एल, है ना, और बोला है कि इसमें परसेंटेज एरर क्या होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि x इज इक्वल टू अगर a माइनस बी है मेरा, या a प्लस बी है, या a m बाई बी एम है, तो हम उसको उसकी परसेंटेज एरर को लिखते हैं डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, और सॉरी मैंने पिछले वीडियो में इस साइड पे डिवीजन नहीं किया था, तो वो होगा मतलब मैंने डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखा था ना पहले, और मैंने यहाँ पे x बोला था आपको, तो यहाँ पे भी बाय ए आएगा, बाय बी आएगा, टाइम्स 100, है ना। तो ये होगा इसका परसेंटेज एरर, है ना। तो अगर यहाँ पे मेरा डेंसिटी है पाई आर स्क्वायर आर बाय एल, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा रो बाय रो टाइम्स 100 परसेंटेज एरर के लिए। ये होगा मेरा, देखो आर का आर को एक्सपोनेंट है 2, सॉरी आर का एक्सपोनेंट है 2, तो ये होगा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, प्लस फिर आर है कैपिटल आर, वो जैसे कि तैसे रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंट नहीं है, और एल का भी सेम रहेगा डेल्टा एल बाय एल, और इसको इंटू 100 कर देंगे हम परसेंटेज एरर के लिए, है ना। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक होती है कि हम डेल्टा आर वगैरह कैसे लेंगे, है ना। ये सारी वैल्यूज तो हम ये वाली लेते हैं जो हमारी ए एम होती है, मीन वैल्यू, है ना, तो ये तो हम ये लेंगे। लेकिन हम डेल्टा आर जो होता है ना, अगर वो दिया होगा ऐसे तो हम ये वैल्यूज लेंगे सब में, और अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो हम लीस्ट काउंट लेंगे। प्लीज ये नोट करने लायक चीज है, लीस्ट काउंट हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, हम इसको लिखेंगे 2 इंटू और डेल्टा आर, मैंने बोला आपको कि हम ये वाली वैल्यू लेंगे, तो ये होगा 0.02 अपॉन स्मॉल आर वाली वैल्यू ये लेंगे 0.24 प्लस डेल्टा आर में फिर क्या लेंगे 1/30 प्लस 0.01 बाय 4.8, तो फाइनल आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली 20% आता है ना।
कैलकुलेशन आप कर लेना वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर, है ना। तो इस पे हम देखेंगे, इसमें हम हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। तो वर्नियर कैलिपर में ऐसा होता है कि एक होती है मेरी मेन स्केल ऐसे, और एक होती है स्लाइडिंग वर्नियर स्केल उस पे, है ना। और बीच में दो जॉज होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये होगा स्लाइडिंग वर्नियर स्केल, और ये लॉक वगैरह होता है ताकि मेजरमेंट में वो ना हो, मतलब डिस्क्रिपेंसी ना आए। और ये होती है मेरी मेन स्केल, और यहाँ पे जॉज होते हैं और इनके बीच में हम ऐसे ऑब्जेक्ट फिट करते हैं, है ना, मेजर करने के लिए। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें हम लीस्ट काउंट वगैरह कैलकुलेट करते हैं पहले, है ना। तो हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास n वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 मेन स्केल डिविजन्स के साथ। ठीक है, तो मेरा एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, वो होगा मेरा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। अब मेरी लीस्ट काउंट क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी मेरी एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। अरे मतलब समझ रहा है क्या आपको, मेन स्केल पे डिविजन है ना छोटे छोटे, तो सबसे छोटा मेन स्केल का डिवीजन माइनस सबसे छोटा वर्नियर स्केल का डिवीजन, तो जो बची हुई वैल्यू देंगी वो मुझे पता चलेगा कि लीस्ट काउंट वो है ना, मतलब सबसे कम उतना वो मेजर कर सकती है वर्नियर स्केल। तो 1 माइनस n-1 बाय n, और इन दी एंड क्या होगा ये MSD, है ना। तो ये क्या होगा n-1 अपॉन n MSD। तो मेरी जो लीस्ट काउंट वो होगी 1 अपॉन n MSD, है ना। और इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं एक अदर वे में कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना आप, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ओके, ऑन वर्नियर स्केल। ओके, तो अब हम एक लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं कि हम किसी वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा हम लेंथ वगैरह या डिस्टेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर यूज करके। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि लीस्ट काउंट वगैरह हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरे 9 मेन स्केल डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के साथ। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 9th नंबर पे इसके 10 डिविजन्स आ गया है ऑलरेडी, है ना। तो ये हो गया, इसका मतलब मेरा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ, वो हुआ 0.9 मेन स्केल डिवीजन, है ना। और मेरा यहाँ पे कंसिडर करो कि एक मेन स्केल डिवीजन होगा 1 मिलीमीटर का, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा लीस्ट काउंट होता है वो हमने निकाला था 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना। तो वो कितना हुआ मेरा 1 माइनस 0.9 MSD, तो ये कितना हुआ 0.1 MSD। और एक मेन स्केल डिवीजन मैंने बोला था कि मिलीमीटर में, तो 0.1 मिलीमीटर हुआ इसका लीस्ट काउंट, है ना। और अब हम देखेंगे कि हम इसमें मेजरमेंट्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मेजरमेंट का सिनारियो ऐसे होता है ना। हम इसको ऐसे स्लाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको मैं ऐसे फिट करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे वर्नियर स्केल लगा देता हूँ मेरी, और इसके बाद यहाँ पे स्क्रू वगैरह होता है वो टाइट करने के लिए। ओके, तो हम देखेंगे कि हम अब इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का 0 है ना मेरा, उसके सबसे उसके जस्ट पीछे तक मेन स्केल डिवीजन में कौन सी वैल्यू आई है हम वो लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 5, मतलब 5 नंबर वाली वैल्यू एकदम ऑलमोस्ट 0 के इधर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 0.5, है ना। और उसके बाद प्लस, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी वर्नियर स्केल डिवीजन की कौन सी वैल्यू सबसे पहले वाली वैल्यू मेन स्केल डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे मेरी 3 जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 टाइम्स अब इसकी इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट मेरी थी 0.1 मिलीमीटर, है ना, लेकिन ये गिना मैंने 0.5 सेंटीमीटर में, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में हो रहा है ना सब। तो 0.1 मिलीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर, तो इनटू 0.01, तो ये फाइनली देगा मेरे को 0.53, है ना। देखो यहाँ पे आंसर भी नीचे दिया है 0.53, है ना। तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जल्दी से कि कैसे हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो देखो अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा और ऐसे फिट कर दूंगा। तो देखो देखते हैं हम, आप भी देखते रहना। देखो 0 के जस्ट इधर कौन सी वैल्यू है, देखो 1.3 दिख रहा है मुझे, 1.3 प्लस, अब ऑलमोस्ट कोइंसाइड कौन सी वैल्यू कर रही है, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रही है, देखो 4th वैल्यू ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रही है सबके कंपैरिजन में, 4th वैल्यू। तो मैं लिखूंगा 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.01,
तो ये कितना हुआ मेरा 1.34 सेंटीमीटर, है ना। तो हम ऐसे यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को। अब इसमें दो चीजें और आती है जीरो एरर वाली, है ना। तो उसको थोड़ा समझ लो। जैसे कंसिडर करो कि ये मेरा वर्नियर कैलिपर ऐसा है ना। अब अगर इसमें जीरो एरर रही तो दो एरर्स होती है ना, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो अगर मेरा वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में है थोड़ा कंपेयर टू मेन स्केल का जीरो, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर लेफ्ट साइड में होता है मेरा जीरो, जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा अभी, तो वो होती है मेरी नेगेटिव जीरो एरर। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर मेरी पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी एक ब्लॉक है मेरे पास, है ना। एक इतनी लेंथ का ब्लॉक है, इतनी जितनी भी लेंथ है ये, है ना, उतनी लेंथ का ब्लॉक ऑलरेडी डाला है। तो उसकी लेंथ मुझे माइनस करनी पड़ेगी फाइनल आंसर में से, समझ रहा है ना। और अगर मेरा उस साइड है जीरो, नेगेटिव जीरो एरर है, तो मुझे उतनी लेंथ उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो आप अगर ऐसे समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी एक सवाल आएगा, तो आप ट्राई करना कि आप सवाल का जवाब दे दो अच्छे से। ओके, तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। बोला कुछ नहीं इसमें, देखो इसमें क्या बोला है कि जब हम लेंथ गिन रहे थे वर्नियर स्केल से, तो मेरा जो वर्नियर स्केल का जीरो था वो जस्ट 1.8 सेंटीमीटर मार्क के पास रह था। मतलब इसका मतलब 1.8 सेंटीमीटर प्लस करेंगे हम। हमने अभी देखा था, है ना, कि जीरो के जस्ट पहले वाली जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं फिर प्लस करते हैं। फिर बोला है कि फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, मतलब 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि हमको लीस्ट काउंट निकालनी है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने देखा था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। आई गेस मैंने लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला सही नहीं लिखा था, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, है ना। और इसके लिए हिंट्स मुझे दी है कि मेरा 1 सेंटीमीटर को भी मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब मेरी स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है 1/10, है ना। और वर्नियर स्केल डिवीजन भी कितनी है 10, मतलब कितना हुआ मेरा 0.01 सेंटीमीटर। तो बस 1.8 प्लस 4 इंटू 0.01, मतलब फाइनल आंसर होगा मेरा 1.84 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज होता है ऐसे एग्जैक्टली कि ऐसे यू फ्रेम होता है, एक होती है सर्कुलर स्केल जिसको मैं घुमाऊंगा तो वो आगे प्रोग्रेस करती है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऐसे आगे प्रोग्रेस करती है अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज भी होती है लॉक वगैरह करने के लिए, मतलब ये आप जब इंजीनियरिंग वगैरह में करोगे तो आपको समझेगा एग्जैक्टली, है ना, कैसे होता है। तो इसमें दो चीजें नोट करने लायक है। सबसे पहली चीज पिच ऑफ द स्क्रू गेज, है ना। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज मतलब मैं एक बार अगर रोटेट किया मेरे सर्कुलर स्केल को, तो वो कितना डिस्टेंस मूव किया, है ना। तो एक बार रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव किया वो होती है मेरी पिच, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मेरा 10 रोटेशन में 5 मिलीमीटर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक रोटेशन में कितना मूव करेगा 0.5 मिलीमीटर, और उतना ही मेरा पिच होता है ना। मतलब एक रोटेशन में वो कितना आगे जा रहा है, बस वो होता है पिच। और लीस्ट काउंट होती है मेरी पिच अपॉन टोटल डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच अपॉन, तो लीस्ट काउंट का मतलब समझ लो आप कि देखो, है ना, मैं ऐसा टक 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 घुमा रहा हूं उसको, है ना। तो अगर मेरे यहाँ पे दो डिवीजन है तो मैं उसको बस एक बार घुमाया तो वो कितना डिस्टेंस मूव किया, वो होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मैं मेजर कर पाता हूँ। तो वही होता है लीस्ट काउंट। मतलब ठीक है, उतना मत समझो, बस पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जैसे पिच मेरी 0.5 है और अगर मेरे सर्कुलर डिवीजन 50 है तो ये मेरा हो जाएगा, है ना, 5/100, मतलब 1/100, और मतलब 0.01, है ना। तो ऐसे समझ लो, है ना। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम स्क्रू गेज में मेजरमेंट कैसे करते हैं एग्जैक्टली। तो इसमें भी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे इसकी लीस्ट काउंट तो ऑलरेडी दी होती है हमको, है ना, लीस्ट काउंट तो दी होती है। और ऑलमोस्ट वर्नियर स्केल जैसे होता है। जैसे देखो ये चीज है मेरी, इसको मैं ऐसे मतलब पहले तो इसको रोटेट करके यहाँ पे फिक्स करवा देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी मेन स्केल है वहां पे कौन सी सबसे लेटेस्ट डिवीजन आ रही थी। यहाँ पे 5 आ रही है मेरी, है ना। मैं यहाँ लिखूंगा 5 प्लस, और फिर जो कोइंसाइड कर रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख, अगर आप देखोगे अच्छे से तो 15 ऊपर है, 15 के नीचे 14, तो 14 वाली कोइंसाइड कर रही है, टाइम्स इसकी लीस्ट काउंट 0.01 है ना। तो ये होगा फाइनली 5.14 मिलीमीटर।
है ना। और सिमिलरली हम मतलब इसको और गिन सकते हैं इससे। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ और उसके बाद मैं इसको ऐसे इतना बड़ा कर दूँ, तो अगर आप अब इसको काउंट करने जाओ तो देखो यहाँ पे क्या है 5, उसके बाद ये है 6, ये है 7, तो ये होगा 7.5। तो यहाँ पे है मेरा 7.5 प्लस, अब ये कोइंसाइड देखो किसके साथ कर रहा है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, तो ये होगा 24, ये होगा 23, तो यहाँ पे होगा 23 इंटू 0.01, तो ये होगा 5.73 मिलीमीटर, है ना। तो इसको हम ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। अभी एक सवाल आएगा, ट्राई करना कि सवाल का जवाब आप अच्छे से दे दो। ओके, तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। इसमें बस हल्की से कैच होगी जो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि देखो अगर यहाँ पे स्क्रू गेज है और यहाँ पे मेरा वायर रखा है, तो मुझे इन शॉर्ट इसका डायमीटर निकालना है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पिच निकालूंगा मैं। तो पिच के लिए देखो यहाँ पे बोला है कि 10 रोटेशन में 5 मिलीमीटर, तो मैं निकालूंगा एक रोटेशन में कितना, तो वो होगा 5/10 मिलीमीटर, है ना। तो वो कितना हुआ, 0.5 मिलीमीटर पिच हुआ, मतलब मेरा एक कंप्लीट रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर मूव करता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट मैंने देखा था पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो 0.5 अपॉन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100, मतलब 0.005 मिलीमीटर, है ना। लीस्ट काउंट भी आ गया। तो अब फाइनल कैलकुलेशन अगर करने जाऊं मैं, तो बोला है कि 4 कंप्लीट रोटेशंस दिखाए हैं, तो एक रोटेशन में 0.5 मिलीमीटर मूव कर रहा है वो, तो 4 कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव करेगा, 4 इंटू 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल डिविजन कितनी बोली है 35 इंटू लीस्ट काउंट क्या है 0.005, है ना। तो ये कितना देगा मुझे 2 प्लस 0.175, तो ये फाइनली आंसर देगा मेरा 2.175 मिलीमीटर। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, है ना। तो हो गया खत्म हमारा मेजरमेंट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस। मैंने ट्राई किया कि मैं सारी चीजें कवर कर लूं, और मैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का लिंक भी डाल दूंगा कि आप खुद जाके भी ट्राई कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगले लेक्चर में मिलते हैं, ट्राई करेंगे मोस्टली कि केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हम डिस्कस कर ले। और या दैट्स इट। सो या बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन।